वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मर स्कॉलर्स अगेन। दोस्तों, हमेशा की तरह एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आया हूं। आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एफडीए गाइडलाइंस फॉर क्लिनिक वैलिडेशन। एफडीए ने अपनी गाइडलाइन में क्या लिखा हुआ है क्लिनिक वैलिडेशन के बारे में, ठीक है, और क्या क्या ये जानेंगे हम इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या बैकग्राउंड हिस्ट्री रही है, ठीक है, क्या एफडीए की एक्सपेक्टेशंस हैं क्लिनिक वैलिडेशन को लेकर। इसके अलावा इवोल्यूशन क्लिनिक वैलिडेशन का हम कैसे कर सकते हैं, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या दिया हुआ है एफडीए ने, प्रोसीजर और डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट होती है, इक्विपमेंट डिज़ाइन कैसे इम्पैक्ट करता है क्लिनिक वैलिडेशन को, ठीक है, ये सब, और सैम्पलिंग मेथड्स कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा कुछ अदर इश्यूज़, क्या क्या इश्यूज़ रहते हैं क्लिनिक वैलिडेशन करने के लिए, ठीक है। आइए जानते हैं, पहली स्लाइड को देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में पर्पस क्या है क्लिनिक वैलिडेशन का। पर्पस इज़ टू प्रोवाइड अ डेमो दैट क्लीनिंग प्रोसेस विल क्लीन द इक्विपमेंट टू अ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड दैट इज़ अप टू एन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। इसका पर्पस है कि एक डेमो प्रोवाइड करने का कि जो क्लीनिंग प्रोसेस डिज़ाइन की हुई है वो रेजिड्यूज़ को इस तरह से रिमूव करती है कि जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, ठीक है, उस वहाँ तक रेजिड्यूज़ रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है पर्पस है क्लीनिक वैलिडेशन का। द गाइड इज़ डिज़ाइन टू एस्टैब्लिश इंस्पेक्शन कंसिस्टेंसी एंड यूनिफॉर्मिटी बाय डिस्कशन ऑफ प्रैक्टिसेस विद विच आर एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल। तो ये गाइड जो है वो डिज़ाइन की गई है किस पर्पस से, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी या कंसिस्टेंसी लाई जा सके इंस्पेक्शन के लिए, जिससे जो है पता चल सके कि कौन सी प्रैक्टिसेस जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं, कौन सी प्रैक्टिसेस जो हैं वो अनएक्सेप्टेबल हैं, ठीक है। तो इस बात को क्लियर करने के लिए ये गाइडलाइंस लाई गई थी। गाइडलाइंस कवर्स केमिकल रेजिड्यूज फॉर इक्विपमेंट क्लीनिंग। तो ये जो गाइडलाइंस हैं वो सिर्फ केमिकली एक्टिव रेजिड्यूज पे ही एप्लीकेबल है, सिर्फ केमिकल्स पे ही एप्लीकेबल है। नेक्स्ट स्लाइड में बैकग्राउंड और हिस्ट्री, क्या बैकग्राउंड रहा है, क्या हिस्ट्री रही है क्लिनिक वैलिडेशन के पीछे, आइए जानते हैं। इन 1963 GMP रेगुलेशन stated that equipment shall be maintained in clean and orderly manner। 1963 में GMP ने एक स्टेटमेंट दी थी कि इक्विपमेंट है जो है वो क्लीन होना चाहिए और एक ऑर्डरली मैनर में ही हमें इक्विपमेंट रखना चाहिए, जिस मैनर में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, जिस क्रोनोलॉजी में इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं उसी ऑर्डर में जो है हमें इक्विपमेंट्स को क्लीन करने के बाद रखना है। ऑल्सो इन 1978 CGMP रेगुलेशन सेम सेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड। 1978 में CGMP ने भी इसी बात को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, इसी बात को इंक्लूड किया। रैशनल बिहाइंड दिस इज़ टू प्रोवाइड क्रॉस कंटेमिनेशन एंड अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट्स। तो क्या लॉजिक रहा है इसके पीछे, जो क्लिनिक वैलिडेशन की स्टार्ट की गई थी, तो इसके पीछे लॉजिक था किसी तरह के क्रॉस कंटेमिनेशन को रोकना, ठीक है, या अडल्ट्रेशन को रोकना। जब दो केमिकल्स के मिलने से दो अलग अलग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी API के मिलने से होने वाले क्रॉस कंटेमिनेशन को या अडल्ट्रेशन को रोकना ही इस क्लिनिक वैलिडेशन का मेन रैशनल था, ठीक है। आगे, historically FDA was more concerned about contamination of non-penicillin drugs with penicillin drugs। सबसे पहले जो FDA का कंसर्न हुआ क्लिनिक वैलिडेशन को लेके वो तब हुआ जब जो है वो पेनिसिलिन ड्रग्स से जो है नॉन पेनिसिलिन ड्रग्स का कंटेमिनेशन होने लगा, ठीक है, जो कि पेशेंट्स के लिए जो है वो बहुत ही एडवर्स इफेक्ट्स कॉज करने लगा, ठीक है। ऑल्सो वो कंसर्न अबाउट द कंटेमिनेशन ऑफ ड्रग्स विद पोटेंट स्टीरॉयड्स और हार्मोन्स। इसके अलावा स्टीरॉयड और हार्मोन से भी दूसरी दवाइयों पर जो कंटेमिनेशन हुआ, दूसरी ड्रग्स
पे जो कंटेमिनेशन हुआ, ठीक है, वो भी पेशेंट्स के लिए बहुत ही हार्मफुल था। इसके अलावा क्लोस्ट्रामाइन रेजिन यूएसपी वाज रिकॉल्ड बाय एफडीए इन 1988। 1988 में क्लोस्ट्रामाइन रेजिन को जो है वो मार्केट से उठा लिया गया, ठीक है, रिकॉल कर लिया गया। किस वजह से? ड्यू टू द कंटेमिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट एंड डिग्रेडेंट्स फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स। क्योंकि इसका जो कंटेमिनेशन हो गया था जो पेस्टिसाइड्स के साथ, रेजिन्स का कंटेमिनेशन हो गया था पेस्टिसाइड्स के साथ, ठीक है। रिकवर्ड जो सॉल्वेंट्स थे, ठीक है, दिस हैपन ड्यू टू द रीयूज ऑफ रिकवर्ड सॉल्वेंट्स। जो रिकवर्ड सॉल्वेंट्स थे क्लोस्ट्रामाइन रेजिन में जो यूज़ होते थे, जो पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो रिकवर्ड सॉल्वेंट्स थे, ठीक है, वो उन्हीं ड्रम्स में रखे जाते थे जिसमें जो है बाद में जो है वो क्लोस्ट्रामाइन रेजिन के जो रिकवर्ड सॉल्वेंट्स रखे गए, ठीक है। ड्रम्स दैट वर यूज्ड टू स्टोर द रिकवर्ड सॉल्वेंट फ्रॉम पेस्टिसाइड प्रोडक्शन प्रोसेस वर लेटर यूज्ड टू स्टोर द रिकवर्ड सॉल्वेंट्स फ्रॉम द रेजिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। तो जब सेम ड्रम्स को कॉमन ड्रम्स को यूज़ किया गया सॉल्वेंट रखने के लिए, इस वजह से जो है वो ये कंटेमिनेशन हो गया पेस्टिसाइड्स का रेजिन के साथ। FDA gave an import alert in 1992, ठीक है। इसके अलावा जो है FDA ने जो है वो 1992 में एक इम्पोर्ट अलर्ट करा गया, ठीक है। 1992 में एक इम्पोर्ट अलर्ट दिया एक फॉरेन मैन्युफैक्चरर को, ठीक है, क्योंकि वो फॉरेन मैन्युफैक्चरर जो है वो सेम इक्विपमेंट में स्टेरॉइड्स एज वेल एज नॉन स्टेरॉइड्स ड्रग्स को मैन्युफैक्चर कर रहा था। हु मैन्युफैक्चर द पोटेंट स्टेरॉइड्स एज वेल एज नॉन स्टेरॉइड्स बाय यूजिंग अ कॉमन इक्विपमेंट। एक ही इक्विपमेंट में इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था और उन्हीं इक्विपमेंट्स को यूज़ कर रहा था दूसरे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। FDA फाउंड सिग्निफिकेंट क्रॉस कंटेमिनेशन एंड फाउंड सीरियस हेल्थ रिस्क टू पब्लिक। FDA ने जब इन्वेस्टिगेशन किया फर्दर तो उनको जो है वो सीरियस क्रॉस कंटेमिनेशन मिला और पब्लिक के लिए बहुत सारे हेल्थ इश्यूज मिले। The firm had only recently started a cleaning validation program at the time of inspection and it was considered inadequate by FDA. कंपनी ने उसी टाइम जो है जब FDA जो है वो इंस्पेक्शन करने लगा तो उसी दौरान जो है अपना क्लीनिंग वैलिडेशन प्रोग्राम भी स्टार्ट करा हुआ था, जो कि इनसफिशिएंट पाया गया FDA द्वारा। द फर्म वाज ओनली लुकिंग फॉर द एविडेंस ऑफ द प्रीवियस प्रोडक्ट, क्योंकि जो कंपनी थी वो केवल प्रीवियस जो प्रोडक्ट है उसके एविडेंस को ढूंढ रही थी, ठीक है। जबकि द फर्म हैड एविडेंस फ्रॉम TLC टेस्ट ऑन द रिंस वाटर, द प्रेजेंस ऑफ रेजिड्यूज ऑफ रिएक्शन बाय प्रोडक्ट्स एंड डिग्रेडेंट्स फ्रॉम द प्रीवियस प्रोसेस। जबकि जब FDA ने TLC करवाई फर्म से, जब TLC करवाई तो उनको एविडेंस मिले बाई प्रोडक्ट्स के और डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स के, ठीक है। स्टेरॉइड्स मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कुछ बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, कुछ डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ये जो है जो बाई प्रोडक्ट्स और डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स थे इनसे जो है वो नॉन स्टेरॉइडल ड्रग्स का कंटेमिनेशन हुआ, जिससे जो है पेशेंट्स पे जो है वो सीरियस एडवर्स इफ़ेक्ट हुआ उनकी हेल्थ पे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। FDA की एक्सपेक्टेशंस क्या क्या हैं क्लीनिंग वैलिडेशन को लेके। तो फर्स्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ FDA इज FDA expects the firms to have written procedures SOP detailing the cleaning processes used for various pieces of equipment.
FDA एक्सपेक्ट करता है कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो जिसमें जो है वो क्लीनिंग प्रोसेस जो है वो डिटेल में मेंशन हो। FDA की एक्सपेक्टेशन है कि हर एक इक्विपमेंट के हर एक पार्ट की डिटेल क्लीनिंग जो है वो मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा firm should have written SOP for batch to batch cleaning as well as product to product cleaning। इसके अलावा A टाइप क्लीनिंग और B टाइप क्लीनिंग दोनों टाइप की क्लीनिंग के लिए प्रॉपर रिटर्न प्रोसीजर होना चाहिए। सिमिलरली सेपरेट प्रोसीजर फॉर वाटर सॉल्युबल एंड नॉन वाटर सॉल्युबल रेजिड्यूज। इसके अलावा वाटर सॉल्युबल रेजिड्यूज को रिमूव करने के लिए और नॉन वाटर सॉल्युबल रेजिड्यूज को रिमूव करने के लिए भी अलग से प्रोसीजर होना चाहिए। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ वैलिडेशन प्रोसेस। तो पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है एक्सपेक्टेशन का वो है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए क्लीनिंग वैलिडेशन करने का। Bulk pharmaceutical firms may decide to dedicate certain equipment for certain chemical manufacturing process steps। इसके अलावा जो है FDA सजेस्ट करता है कि आप कुछ इक्विपमेंट्स को जो कि हार्ड टू क्लीन इक्विपमेंट्स हैं उनको आप डेडिकेट कर सकते हो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए आप जो है सर्टेन इक्विपमेंट्स को डेडिकेट कर सकते हो अगर वो हार्ड टू क्लीन है। फ्लूइड वेट ड्रायर बैग्स आर अनदर एग्जांपल ऑफ इक्विपमेंट दैट is difficult to clean and is often dedicated to a specific product। FBD एक बहुत कॉमन एग्जांपल है जो कि आपने देखा होगा कि उसको डेडिकेट रखते हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए क्योंकि उसको क्लीन करना जो है वो डिफ़िकल्ट है, ठीक है। इसके अलावा any residues from cleaning process itself, detergents, solvents also have to remove from the equipment। इसके अलावा जो है डिटर्जेंट सॉल्वेंट्स इनको रिमूव करने के लिए भी प्रॉपर आपका प्रोसीजर होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप वाटर को छोड़कर दूसरे अगर कोई सॉल्वेंट्स यूज़ कर रहे हो जैसे कि IPA, MDC सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हो तो आप जो है उसके लिए जो है वो अलग से प्रोसीजर आपको मेंशन होना चाहिए SOP में। इसके अलावा FDA expect firms to have written general procedure on how cleaning process will be validated। इसके अलावा जो है FDA का पूरा प्रोसीजर होना चाहिए, एक्सपेक्ट करता है कि आपके पास एक प्रोसीजर होना चाहिए जिसमें डिटेल क्लीनिंग जो है क्लीनिंग प्रोसेस जो है कैसे आप वैलिडेट करोगे, ठीक है, वो आपको मेंशन करना है, ठीक है। पूरे प्रोसीजर की SOP होनी चाहिए कि आप कैसे वैलिडेट करोगे क्लीनिंग प्रोसेस को, ठीक है। इसके अलावा FDA एक्सपेक्ट फर्म टू कंडक्ट वैलिडेशन स्टडीज इन अकॉर्डिंग विद द प्रोटोकॉल्स एंड टू डॉक्यूमेंट द रिजल्ट्स ऑफ स्टडीज़, ठीक है। इसके अलावा आप कैसे कैसे वैलिडेट करोगे अपनी क्लीनिंग वैलिडेशन को, सैम्पलिंग मेथड क्या रखोगे, ठीक है, क्या प्रोटोकॉल बनाओगे, क्लियर आपका जो है वो प्रोटोकॉल होना चाहिए। फाइनल वैलिडेशन रिपोर्ट इज़ अप्रूव्ड बाय विच इज़ अप्रूव्ड बाय द मैनेजमेंट। जो फाइनल वैलिडेशन रिपोर्ट है वो मैनेजमेंट द्वारा अप्रूव होनी चाहिए, ठीक है। और उसमें फाइनल स्टेटमेंट होनी चाहिए कि आपका वेदर द क्लीनिंग वैलिडेशन इज़ वैलिड और नॉट, आपका क्लीनिंग वैलिडेशन वैलिड है या नहीं, ये स्टेटमेंट उसमें फाइनली होनी चाहिए। लास्ट में कंक्लूजन होना चाहिए दैट डाटा शुड सपोर्ट अ कंक्लूजन दैट रेजिड्यूज हैव बीन रिड्यूस टू एक्सेप्टेबल लेवल। एक कंक्लूजन होना चाहिए कि आपके रेजिड्यूज जो हैं वो रिमूव हो चुके हैं एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया तक, ठीक है। इसके अलावा इवोल्यूशन ऑफ क्लीनिंग वैलिडेशन कैसे करोगे आप,
ठीक है, आइए फिर जानते हैं कैसे आप इवेलुएट करोगे क्लीनिंग वैलिडेशन को। Most of the manufacturers use extensive sampling and testing program following the cleaning process without ever realizing evaluating the effectiveness of the steps used to clean the equipment. ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बहुत सारी सैम्पलिंग करते हैं, बहुत सारी टेस्टिंग करते हैं, पर उन अपनी प्रोसेस पे ध्यान नहीं देते कि उनकी प्रोसेस कितनी इफ़ेक्टिव है। ठीक है, इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द प्रोसेस जो है जो जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी प्रोसेस एक्चुअल में कितनी कारगर है रेजिड्यूज़ को रिमूव करने में, ये इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्वेश्चन नीड्स टू बी एड्रेस व्हेन इवेल्युएटिंग द क्लीनिंग प्रोसेस। तो जब भी आप क्लीनिंग प्रोसेस को आप की इफ़ेक्टिवनेस आप चेक करोगे तो आपको कुछ क्वेश्चन जो हैं वो रेस करने होते हैं। ठीक है, जैसे कि एट व्हाट पॉइंट डज अ पीस ऑफ इक्विपमेंट और सिस्टम बिकम क्लीन। आपका इक्विपमेंट क्लीन जो है वो कब होता है, क्लीनिंग करने के दौरान जो है कब आप कहोगे कि आपका इक्विपमेंट जो है क्लीन है। ठीक है, एट व्हाट पॉइंट यू विल रियलाइज दैट योर इक्विपमेंट इज क्लीन। डज इट हैव टू बी स्क्रब बाय द हैंड्स, क्या हैंड स्क्रबिंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं। ठीक है, what is accomplished by hand scrubbing rather than just solvent wash। सिंपल हैंड वॉश में और सिंपल सॉल्वेंट वॉश में और जो हैंड स्क्रबिंग करते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस रहता है। हाउ वेरिएबल्स आर मैनुअल क्लीनिंग प्रोसेस फ्रॉम बैच टू बैच एंड प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, क्या वेरिएबिलिटी रहती है ए टाइप क्लीनिंग में और बी टाइप क्लीनिंग में क्या वेरिएबिलिटी रहती है। ठीक है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ क्लीनिंग प्रोसेसेस फॉर ईच पीस ऑफ इक्विपमेंट। आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि जो है वो कितनी क्लीनिंग प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है आपके इक्विपमेंट को क्लीन करने के लिए। आइडली अ पीस ऑफ इक्विपमेंट और सिस्टम विल हैव वन प्रोसेस फॉर क्लीनिंग। अगर आपकी प्रोसेस जो है वो वेल डिज़ाइन है आइडली, एक ही बार क्लीन करने पे आपका इक्विपमेंट जो है वो क्लीन हो जाना चाहिए। जो रेजिड्यूज लेवल है वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया तक आ जाने चाहिए। ठीक है, however this will depend on the products being produced, whether the cleanup occurs between the batches of same product or batches of different products। हालांकि जो है ये क्लीनिंग कितनी डिफ़िकल्ट है ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप जो है वो ए टाइप क्लीनिंग कर रहे हैं, आप जो है वो सेम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट क्लीनिंग कर रहे हैं या फिर डिफरेंट बैच प्रोडक्ट्स के बीच में क्लीनिंग कर रहे हैं। इसके अलावा व्हेन द क्लीनिंग प्रोसेस इज यूज ओनली बिटवीन द बैचेस ऑफ सेम प्रोडक्ट द फर्म नीड ओनली टू मीट अ क्राइटेरिया विजिबली क्लीन फॉर इक्विपमेंट। अगर जो है बैच टू बैच क्लीनिंग कर रहे हो, मतलब अगर सेम प्रोडक्ट के बाद, ठीक है, कि डिफरेंट बैचेस के बाद आप जो है वो बी टाइप क्लीनिंग कर रहे हो, तो आपको सिर्फ एक क्राइटेरिया फॉलो करना है कि विजिबली क्लीन होने चाहिए इक्विपमेंट्स। ठीक है, विजिबली क्लीनिंग जो है वो एकमात्र क्राइटेरिया है अगर जो है वो सेम प्रोडक्ट में कि डिफरेंट बैचेस में क्लीनिंग हो रही है। तो सच बिटवीन बैच टू बैच क्लीनिंग प्रोसेस डू नॉट रिक्वायर वैलिडेशन। इस तरह जो डिफरेंट बैचेस में सेम प्रोडक्ट के डिफरेंट बैचेस में क्लीनिंग हो रही है तो इसको जो है वैलिडेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एफडीए ने क्लियरली लिख दिया है कि किसी तरह का वैलिडेशन रिक्वायर नहीं है। एफडीए डज नॉट इंटेंड acceptance specification or method for determining whether a cleaning process is validated। FDA ने जो है वो किसी तरह का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया नहीं दिया है। ठीक है, कोई भी रेजिड्यू लेवल्स का कोई एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया नहीं दिया है, ना ही किसी तरह के कोई मेथड दिया है क्लीनिंग वैलिडेशन करने के लिए, क्योंकि it is impractical to FDA to do so due to the wide variation in equipments and products used throughout the bulk and finished products from the industries। क्योंकि इतने सारे
इक्विपमेंट्स हैं इंडस्ट्री में और इतने सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, इतना सारा वाइड वेरिएशन है इक्विपमेंट्स में और प्रोडक्ट्स में, तो उन सब के लिए जो है वो पर्टिकुलर मेथड डिज़ाइन करना और एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया देना जो है वो पॉसिबल नहीं है। The firm rationale for residual limits should be logical based on the manufacturer knowledge of materials involved and be practical, achievable and verifiable. तो FDA ने कंपनी पे छोड़ रखा है कि जो है फर्म्स किसी लॉजिक के बेस पे, ठीक है, जो भी मटेरियल्स हैं इन्वॉल्व होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, उनके नॉलेज के बेसिस पे एक प्रैक्टिकल, अचीवेबल, वेरीफाइबल मेथड डिज़ाइन करे और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बनाए। ठीक है। एनालिटिकल डिटेक्शन लेवल सच एज 10 पार्ट्स पर मिलियन, biological activity levels such as 1/1000 of the normal therapeutic dose, and organoleptic such as no visible residue। ठीक है। तो 3 फैक्टर्स जो हैं वो FDA ने दिए हुए हैं डिटरमाइन करने के लिए, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डिटरमाइन करने के लिए 3 फैक्टर्स दिए हुए हैं, जैसे कि नॉट मोर देन 10 पार्ट्स पर मिलियन रेजिड्यू लेवल्स। ठीक है। एनालिटिकल डिटेक्शन लेवल पे जो है वो 10 पार्ट्स पर मिलियन का जो है, प्रीवियस प्रोडक्ट के 10 पार्ट्स पर मिलियन का जो है एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया दिया हुआ है। इसके अलावा दूसरा नॉट मोर देन 1/1000 ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटी लेवल। ठीक है। दूसरा जो है बायोलॉजिकल एक्टिविटी लेवल के बेसिस पे दिया हुआ है कि जो नॉर्मल थेरापेटिक डोज है उसके 1/1000 जो है वो लिमिट दी हुई है। ठीक है। जब तीसरा जो क्राइटेरिया है वो है विजिबली क्लीन सच एज नो विजिबल रेजिड्यूज, किसी तरह का विजिबली रेजिड्यू प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये 3 क्राइटेरियाज दिए हुए हैं, एक नॉट मोर देन 10 पार्ट्स पर मिलियन का। ठीक है। दूसरा बायोलॉजिकली एक्टिविटी लेवल पे सच एक 1/1000 ऑफ द नॉर्मल थेरापेटिक डोज, और तीसरा विजिबली क्लीन। ठीक। देयर आर सर्कमस्टांसेस वेयर TLC स्क्रीनिंग इन एडिशन टू द केमिकल एनालिसिस मे बी नीडेड। इसके अलावा TLC करने की भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। ठीक है। जैसे कुछ पोटेंट प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि स्टेरॉइड्स, क्योंकि उनमें बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, कुछ डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, तो इसलिए थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। ठीक है। इन अ बल्क प्रोसेस पर्टिकुलरली फॉर वेरी पोटेंट केमिकल्स सच एज स्टेरॉइड्स, द इशू ऑफ बाई प्रोडक्ट्स नीड टू बी कंसिडर्ड इफ द इक्विपमेंट इज़ नॉट डेडिकेटेड। यही चीज़ मैंने अभी आपको बताई। इक्विपमेंट डिज़ाइन, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो इक्विपमेंट डिज़ाइन जो है वो कैसे इम्पैक्ट करता है आपके क्लिनिक वैलिडेशन को, आइए चलते हैं जानते हैं। एग्जामिन द डिज़ाइन ऑफ द इक्विपमेंट पर्टिकुलरली इन दोज लार्ज सिस्टम्स दैट मे एम्प्लॉय सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक क्लीन इन प्लेस सिस्टम सिंस दे रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट कंसर्न। इक्विपमेंट डिज़ाइन को जो है एग्जामिनेट करना, इवेल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लार्ज इक्विपमेंट्स होते हैं जहाँ पे सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक जो है वो क्लीनिंग रहती है, क्लीन इन प्लेस का सिस्टम होता है, तो जो है जो बहुत ही कंसर्न का एक टॉपिक है। ठीक है। वहाँ पे क्लीनिंग प्रॉपरली होती है नहीं, ठीक है, या फिर उनकी सैम्पलिंग का, उनकी क्लीनिंग का, ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ही कंसर्न के टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल सैनिटरी टाइप ऑफ पाइपिंग विदाउट वॉल्व शुड बी यूज्ड। इसके अलावा FDA ने सजेशन दिया है कि पाइपिंग जो है वो बॉल वॉल्व्स के बिना जो है वो यूज़ करनी चाहिए। ठीक है। व्हेन सच नॉन सैनिटरी बॉल वॉल्व्स आर यूज्ड एज इज़ कॉमन इन द बल्क ड्रग इंडस्ट्री, द क्लीनिंग प्रोसेस इज़ मोर डिफ़िकल्ट। जैसा कि देखा गया है कि बल्क ड्रग इंडस्ट्री में ज़्यादातर
नॉन सैनिटरी वॉल वाल्व्स यूज़ की जाती हैं, जिनको क्लीन करना जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, वो क्लीनिंग प्रोसेस को डिफ़िकल्ट बना देती हैं। इन लार्जर सिस्टम्स सच एज दोज एम्प्लॉइंग long transfer lines or piping, check the flow charts and piping diagrams for the identification of walls and written cleaning procedures. जो लार्जर इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनमें जो है बहुत लंबी लंबी पाइप्स होती हैं, ठीक है, तो उनमें जो है हम फ्लो चार्ट की हेल्प ले सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, कि कहाँ वॉल्स कहाँ पे हैं, ठीक है, और उनका क्लीनिंग प्रोसेस डिज़ाइन करने के लिए हम एक फ्लो चार्ट्स की मदद ले सकते हैं। पाइपिंग एंड वॉल शुड बी टैग्ड एंड ईजिली आइडेंटिफाइबल बाय ऑपरेटर परफॉर्मिंग द क्लीनिंग फंक्शन, ठीक है। तो हम इन पाइप्स को जो है वो उनकी और जो बॉल वॉल्स हैं उनको टैग कर सकते हैं ताकि उनकी हम प्रॉपरली क्लीनिंग जो है कर सकें, जो ऑपरेटर है वो प्रॉपरली क्लीनिंग कर पाए। Sometimes inadequately identified walls both on print and physically have led to incorrect cleaning practices. कई बार जो है वो प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं हो पाते, वॉल्स जो हम प्रिंट निकालते हैं उसमें भी हमने गलत आइडेंटिफाई करे होते हैं और फिज़िकली भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो जिससे जो है वो क्लीनिंग प्रोसेस जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है, ठीक है। इसलिए टैगिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है, प्रॉपरली टैगिंग बहुत ज़रूरी है पाइप्स की और वॉल्स की इन लार्जर सिस्टम्स में। Equipment design. This is especially important for topical suspension and bulk drug operations. इस तरह की जो है वो इक्विपमेंट डिज़ाइन को स्टडी करना, ठीक है, और उनको प्रॉपर टैगिंग जो है वो ज़रूरी है टॉपिकल्स में, यानी ऑइंटमेंट क्रीम्स के केस में, सस्पेंशन के केस में या बल्क ड्रग ऑपरेशंस में, क्योंकि यहाँ पे जो है वो रेजिड्यूज जो है वो चिपक सकते हैं। इन सच ऑपरेशंस ड्राइंग ऑफ रेजिड्यू विल डायरेक्टली अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ क्लीनिंग प्रोसेस, क्योंकि इन ऑपरेशंस में, ठीक है, इन तीनों टॉपिकल, सस्पेंशन, बल्क ड्रग, जहाँ पे हम इनकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वहाँ पे अगर रेजिड्यूज की ड्राइंग हो जाती है तो वो चिपक सकते हैं जो इक्विपमेंट्स हैं उनके साथ रेजिड्यूज, और उनकी क्लीनिंग जो है वो डिफ़िकल्ट हो सकती है। प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन, क्या प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू FDA। प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन, क्लीनिंग प्रोसेस रिटर्न। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो है कि क्लीनिंग प्रोसेस जो है आपकी वो रिटर्न होनी चाहिए, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि SOP होनी चाहिए, प्रॉपर प्रोसीजर्स होने चाहिए उसमें, ठीक है, वाटर सॉल्युबल रेजिड्यूज़ के लिए, नॉन वाटर सॉल्युबल के लिए, ठीक है, डिटर्जेंट की क्लीनिंग कैसे करनी है, डिफरेंट सॉल्वेंट्स की क्लीनिंग कैसे करनी है, ये सब उसमें मेंशन होना चाहिए। इसके अलावा क्रिटिकल एलिमेंट्स मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड, इसके अलावा कुछ क्रिटिकल एलिमेंट्स भी मेंशन होने चाहिए। रेजिड्यू लेवल्स आफ्टर क्लीनिंग, specificity and sensitivity of analytical method to detect the residues, variability of test results, ठीक। आपको जो है कुछ क्रिटिकल एलिमेंट्स को नोट करना होता है, जैसे कि आपके एनालिटिकल मेथड की क्या सेंसिटिविटी है, आपके जो टेस्ट रिजल्ट्स हैं उसमें किस तरह की वेरिएबिलिटी आ जाती है, ठीक है, टेस्ट रिजल्ट वेरिएबिलिटी, इन चीज़ों का जो है आपको नोट करना होता है, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल फैक्टर्स होते हैं। इफ़ लेवल्स ऑफ रेजिड्यूज आर नॉट डिटेक्टेड बाय द एनालिटिकल मेथड, इट only means that the level of contaminants are less than the sensitivity or detection limit of analytical method. अगर आपके रेजिड्यूज जो हैं वो डिटेक्ट नहीं हो पाते एनालिटिकल मेथड से, तो आप ये हो सकता है कि आपका जो है एनालिटिकल मेथड है उसकी सेंसिटिविटी जो है वो, ठीक है, कम हो, ठीक है, उसकी सेंसिटिविटी इतनी कम है कि वो रेजिड्यू लेवल्स को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। The firm should challenge the analytical method along with the sampling method. तो फर्म को दो चैलेंजेस परफॉर्म करने होते हैं, एक तो एनालिटिकल मेथड, ठीक है, एनालिटिकल मेथड को जो है वो सेंसिटिविटी के लिए चैलेंज किया जाता है, और दूसरा जो है सैम्पलिंग मेथड को चैलेंज किया जाता है रिकवरी स्टडी के लिए, ठीक है, रिकवरी स्टडी की जाती है सैम्पलिंग मेथड को
चैलेंज करने के लिए, ठीक है। तो ये 2 चैलेंजेस परफॉर्म करने ज़रूरी हैं। Sampling method can be challenged for recovery study that how much contaminant can be recovered from the equipment surface such as 50% recovery or 90% recovery। सैम्पलिंग मेथड्स को जो है चैलेंज किया जाता है तो रिकवरी स्टडी के लिए कि कितना परसेंट जो है वो कंटेमिनेंट यानी रेजिड्यूज जो है वो रिकवर होते हैं सैम्पलिंग के दौरान, ठीक है। 50% रिकवर या 90% रिकवरी एग्जांपल के तौर पर, तो इस चीज़ के लिए हम चैलेंज करते हैं, ठीक है। अ नेगेटिव रिजल्ट मे बी ड्यू टू द पुअर सैम्पलिंग। पुअर सैम्पलिंग की वजह से भी आपके नेगेटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं अगर आपका सैम्पलिंग मेथड प्रॉपर नहीं है, ठीक है। आप या फिर आप जो है किसी ऐसे एरिया से सैम्पलिंग ले रहे हैं जहाँ जो कि हार्ड टू क्लीन एरिया नहीं है, ठीक। तो ऐसे केस में नेगेटिव रिजल्ट जो है आपकी पुअर सैम्पलिंग की वजह से भी हो सकता है। Identify and controlling the length of the time between the end of the processing and each cleaning step, that is dirty equipment hold time। इसके अलावा जो है dirty equipment hold time जो है वो भी आपको जो है एस्टैब्लिश करना ज़रूरी है, ठीक है। एस्टैब्लिश करना होता है कितने टाइम तक जो है आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बाद जो है और क्लीनिंग करने से पहले कितने टाइम तक जो है आप होल्ड कर सकते हो इक्विपमेंट को, इस बात को भी आपको एस्टैब्लिश करना होता है, इस टाइम को भी आपको एस्टैब्लिश करना होता है। माइक्रोबियल एस्पेक्ट्स ऑफ इक्विपमेंट क्लीनिंग शुड बी कंसीडर वेदर और नॉट क्लीनिंग CIP सिस्टम्स आर यूज फॉर क्लीनिंग प्रोसेसिंग और इक्विपमेंट्स। माइक्रोबियल टेस्टिंग भी बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी भी तरह की क्लीनिंग क्यों ना हो, ठीक है। चाहे क्लीन इन प्लेस यानी फुली ऑटोमेटिक क्लीनिंग क्यों ना हो या सेमी ऑटोमेटिक क्लीनिंग क्यों ना हो, आपको माइक्रोबियल टेस्टिंग करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। There should be some evidence that routine cleaning and storage of equipment does not allow microbial proliferation। आपके पास that is clean equipment hold time, आपके पास जो है क्लीन इक्विपमेंट होल्ड टाइम का भी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस होना चाहिए। अगर आपने रूटीन क्लीनिंग के दौरान इक्विपमेंट को ड्राई कंडीशन में रखा हुआ है, ठीक है, तो उसमें किसी तरह की माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। इस बात को आपको एस्टैब्लिश करना होता है, ठीक है। सैम्पलिंग, 2 तरह की सैम्पलिंग होती है, स्वैब सैम्पलिंग और रिन सैम्पलिंग। डायरेक्ट सैम्पलिंग यानी कि स्वैब सैम्पलिंग, ठीक है, जो कि मोस्ट डिज़ायर्ड मेथड होता है। यहाँ पे हम स्वैब सैम्पलिंग की बात कर रहे हैं, तो स्वैब सैम्पलिंग जो है वो की जाती है एक्सेसिबल पार्ट्स की, जो कि इक्विपमेंट जो हैं वो एक्सेसिबल होते हैं डायरेक्टली, जहाँ तक हम सैम्पलिंग स्वैब सैम्पलिंग कर सकते हैं वहाँ तक हम, ठीक है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं इसको। स्वैब सैम्पलिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि अगर हमें इक्विपमेंट सरफेस एरिया पता है तो हम टोटल माइक्रोबियल लोड पता कर सकते हैं इक्विपमेंट का। अगर रेजिड्यूज ड्राइड आउट है, ठीक है, जैसे चिपक जाते हैं कई बार इक्विपमेंट के साथ हार्ड टू क्लीन एरिया में, तो उनको भी हम रिमूव कर सकते हैं और ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब फ़ायदे होते हैं स्वैब सैम्पलिंग के, डायरेक्ट सैम्पलिंग के। इसके आइए चलते हैं जानते हैं रिन सैम्पलिंग के बारे में। रिन सैम्पलिंग इनडायरेक्ट सैम्पलिंग होती है और ये लार्जर इक्विपमेंट्स के लिए यूज़ की जाती है। जो पार्ट्स रिमूवेबल नहीं होते, जिनको रिमूव नहीं किया जा सकता, उनके लिए हमें रिन सैम्पलिंग करनी होती है, जहाँ जो कि नॉट एक्सेसिबल होते हैं, जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते वहाँ की सैम्पलिंग करनी होती है, तो हम रिन सैम्पलिंग करते हैं। रेजिड्यूज ड्राइड आउट कांट बी ट्रेस्ड आउट। रिन सैम्पलिंग में हम इनको ट्रेस नहीं कर सकते, जो कि रेजिड्यूज जो है वो ड्राइड आउट हो चुके हैं। इसके अलावा कुछ अलग इश्यूज होते हैं। अदर इश्यूज में प्लेसिबो प्रोडक्ट सबसे पहला जो इशू होता है प्लेसिबो प्रोडक्ट का, हम जो है क्लीनिंग प्रोसेस को वैलिडेट करने के लिए प्लेसिबो को की प्रोसेसिंग करते हैं। टू इवेल्युएट एंड वैलिडेट द क्लीनिंग प्रोसेस, प्लेसिबो इज प्रोसेस्ड इन द इक्विपमेंट।
and the same operating parameters used for the processing products. बिल्कुल उन्हीं पैरामीटर्स में हम प्रोसेसिंग करते हैं प्लेसिबो की, जिसमें हम जो है प्रोडक्ट को प्रोसेस करने वाले होते हैं, ठीक है। A sample of placebo is then tested for residual contamination. उसके बाद जो है प्लेसिबो की सैम्पलिंग की जाती है और टेस्टिंग की जाती है कि कंटेमिनेशन के लिए, ठीक है। One cannot assure that contaminant will uniformly distribute throughout the system. तो इसके डिसएडवांटेज ये रहते हैं कि हम ये श्योर नहीं कर सकते कि जो है कंटेमिनेंट जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरी इक्विपमेंट में। एग्जाम्पल के तौर पे, इफ़ डिस्चार्ज वाल्व और च्यूएट ऑफ ब्लेंडर इज कंटेमिनेटेड देन कंटेमिनेंट विल नॉट डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली इन द प्लेसिबो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ब्लेंडर का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे डिस्चार्ज पोर्ट में जो है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता रेजिड्यूज का, कंटेमिनेंट्स का। Also in larger particle size, if the particle size of the contaminant is of larger size, then it would not distribute in the placebo uniformly. अगर जो है पार्टिकल साइज जो है वो लार्जर साइज के हैं पार्टिकल्स, तो वहाँ पे भी इशू रहता है, उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। लार्ज पार्टिकल साइज के कंटेमिनेंट्स का, रेजिड्यूज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, ठीक। इसके अलावा जो कुछ अलग इश्यूज़ हैं जैसे कि डिटर्जेंट्स इश्यूज़ इसलिए है क्योंकि कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होती है। अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो अलग अलग कंपोजिशन देते हैं डिटर्जेंट्स की, ठीक है। तो इसलिए हमें वही डिटर्जेंट यूज़ करना चाहिए जिससे क्लीन करना जो है सबसे ईजी हो। इसके अलावा जो लास्ट इशू है वो है टेस्ट अंटिल क्लीन, ठीक है। जब तक टेस्टिंग की जाती है तब तक जब तक कि जो है वो जो रेजिड्यू लेवल्स हैं कंटेमिनेंट्स के वो डिज़ायर्ड लेवल तक जो है वो रिड्यूस नहीं हो जाते, जब तक कि प्रॉपर क्लीन आपका इक्विपमेंट नहीं हो जाता, ठीक है। तो तब तक जो है हमें टेस्टिंग करनी पड़ती है, ठीक। तो अगर आपकी प्रोसेस वेल डिज़ाइन है तो लेवल मस्ट बी अटेन्ड इन फर्स्ट अटैम्प्ट। तो जो है जो लेवल्स हैं वो फर्स्ट अटैम्प्ट्स में ही अटेन हो जाने चाहिए, ठीक है। अगर आपकी प्रोसेस जो है वो वेल डिज़ाइन है तो जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अटेन होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी क्लीनिंग प्रोसेस जो है वो वेल डिज़ाइन नहीं है तो आपको बार बार जो है वो सैम्पलिंग करनी पड़ेगी, बार बार टेस्टिंग करनी पड़ेगी, जो कि एक अच्छे संकेत नहीं है। आपकी प्रोसेस की डिज़ाइन होने पे सवाल उठता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड click on the bell button for all notifications. Thank you for watching. Thank you. Bye bye. Take care.